तो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक किया था और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैंने तुम्हें क्वेश्चन सिखाए थे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। लाइक दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कैसी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब उसी तरीके से मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एजम्पशंस हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली लंदन और हिटलर ने बनाया था, लेकिन इट वाज फर्दर डेवलप्ड बाय मेनली पॉलिंग। तो पॉलिंग ने मेजर काम उसमें किया है। जो स्टार्टिंग की जो थ्योरी थी वो हिटलर और लंदन ने दी थी। इन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमारी नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है वही होती है। इसमें क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसकी शेप के लिए। सो ये जो हाइब्रिडाइजेशन जब होती है, तो हाइब्रिड मॉलिक्यूल जब फॉर्म होते हैं, तो दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बेटर बॉन्ड्स। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं with ligands or other atoms as compared to pure orbitals। तो अगर S है तो वो उतने अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाएगा अगर वो S और P के साथ कंबाइन करके sp हाइब्रिडाइज अगर वो बन जाता है। तो अगर हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि जो सेंट्रल मेटल होता है, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके पास काफ़ी सारे पार्शियली फिल्ड डी, एस और पी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो एस पी और डी ऑर्बिटल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, सो जो ये ऑर्बिटल्स, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मेरे पास है आयरन है, तो एफ मैं लिखता हूँ एफ ई का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 4s2 होगा। और मैं इनके ऑर्बिटल्स अगर बनाऊँ तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो ये 3D और जो आयरन है उसके 26 इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा वैलेंस बॉन्ड में, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब नाउ वी हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल। तो ये जो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोगों को पता चलता है कि उनकी ज्योमेट्री क्या है। सो हाइब्रिडाइजेशन अगर एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल है, ये कंबाइन होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसकी जो ये s ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल, एक sp ऑर्बिटल ये और एक sp ऑर्बिटल ये। तो दो दो ऑर्बिटल, दो प्योर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होते हैं, ये उनकी ज्योमेट्रिकली एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी। सो इसी तरीके से बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन आती है। लाइक अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर कंपाउंड बनता है, sp2 है तो ट्राइगनल प्लेनर कंपाउंड बनेगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, sp3d है तो ट्राइगनल बाय पिरामिडल बनेगा, sp3d2 और d2sp3 दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑक्टाहेड्रल ही बनता है।
ठीक है, तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनती है। तो ये जो मेटल का एस ऑर्बिटल है और मेटल का जो पी ऑर्बिटल है वो कंबाइन करके एसपी हाइब्रिडाइजेशन देंगे, या मेटल का एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल कंबाइन करके sp2 हाइब्रिडाइज दे सकते हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है तीन तरीके के कंपाउंड्स। एक तो पढ़ना है टेट्राहेड्रल जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक हमें पढ़ना है dsp2 विच इज स्क्वायर प्लेनर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वाला इम्पोर्टेंट है और ऑक्टाहेड्रल वाला इम्पोर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल में भी हमें ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है या sp3D2 है। D2 होगी तो वो इनर स्पेस कॉम्प्लेक्स है, और अगर sp3D2 है बाहर वाले d ऑर्बिटल है तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स में जाता है। विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर। अभी यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मेटल के पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन। वंस द हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर्म, हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर ये लिगेंड के साथ कंबाइन करेंगे और मेटल कॉम्प्लेक्स देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है मतलब प्योर एस और अच्छे ओवरलैप नहीं कर पाता, हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन करके न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि डी ऑर्बिटल है, यहाँ के D2 मतलब दो डी ऑर्बिटल, यहाँ का S और यहाँ का 3p, अगर ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल शेप इस तरीके से बना देते हैं। मेटल के जो ऑर्बिटल हैं उन्होंने 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन सब का जो शेप होगा वो एग्जैक्टली सेम। आवाज नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही थी? अच्छा ओके, मुझे लगा मेरा म्यूट है। तो मैं अब यहाँ पे बोल रहा था कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज या sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे सबकी शेप सेम होगी और सबकी एनर्जी सेम होगी। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये काफ़ी अच्छे से बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं एज कम्पेयर टू प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल हैं और 6 से हमारा D2sp3। तो हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं तो अब इनके साथ क्या आएंगे, लिगेंड्स आएंगे। ये लिगेंड्स क्या करेंगे, इनके साथ कंबाइन करेंगे। जैसे एक लिगेंड यहाँ पे कंबाइन कर सकता है, एक यहाँ पे कंबाइन कर सकता है, इस तरीके से ये कंबाइन करेंगे और एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाएंगे। सो इस तरीके से कंपाउंड नॉर्मली बन जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगी, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, और उस बेसिस पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी कंबाइन कर सकते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल भी कंबाइन कर सकते हैं, या फिल्ड ऑर्बिटल भी कंबाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की हम लोग बात करें तो हमेशा वही ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे जो खाली। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल्स देखेंगे तभी देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेटल का जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग होती है, तो हमें चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल का कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, और लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल होने चाहिए, फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जब भी मेटल लिगेंड के साथ कंबाइन करता है तो दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, जहाँ पे लिगेंड दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और मेटल को देता है। तो मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी हैं, लोन पेयर होना ज़रूरी है, या नेगेटिव पार्ट
चार्ज होना ज़रूरी है, अदरवाइज मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा नहीं। और जब वो मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो इस तरीके का बॉन्ड तुम्हें दिख सकता है। ये जो बॉन्ड है ये है कोवलेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Next is the magnetic moment and the coordination number of metal cation or atom decides the hybridization and geometry of the complexes. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है, ये सब डिफाइन होता है किससे, मैग्नेटिक मोमेंट से। अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता चल गया जाएगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन उस कंपाउंड की क्या है। सो मैग्नेटिक मोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किस जज करने का। अगर तुम्हें नहीं पता कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, अगर कंफ्यूजन हो रही है कि ये लिगेंड सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी लिगेंड हो सकता है, सो व्हाट काइंड ऑफ लिगेंड इट इज, ये सब हमें डिफाइन हो जाएगा कि अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता है। मैग्नेटिक मोमेंट बता देता है कि इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा जो कि मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। सो ये इसका फॉर्मूला होता है। n क्या है, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता है, सॉरी अगर मैग्नेटिक मोमेंट पता है तो ऑब्वियसली हम लोग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। और वंस वी नो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमारे लिए पूरा जो क्वेश्चन है वो पीस ऑफ केक हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 है, तो जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 1.7 के आसपास आएगी। n की वैल्यू 2 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 2.8। n की वैल्यू 3 है सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3.9। n की वैल्यू 4 है तो म्यू की वैल्यू 4.9। n की वैल्यू 5 है तो म्यू की वैल्यू 5.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक में भी तो हम लोगों ने करा ही था, तो तुम्हें पता ही होगा कि कैसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एंड वंस वी नो द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि इसकी ज्योमेट्री या इसकी शेप क्या होने वाली है। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, मैं बोलता हूँ कि अगर एक मेटल है और उसके पास 6 लिगेंड है तो एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है विच इज ऑक्टाहेड्रल। सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं भी दे रखा है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अगर 6 दे रखा है तो डेफिनेटली उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। अगर तुम्हें बोला है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि 4 पे तो दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, एक टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और एक स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। कौन सी होगी वो डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर सारी की सारी प्रॉपर्टीज रिवील नहीं करता है, वेयरएज मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये 90% ऑफ चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे दैट आई विल बी टेलिंग यू इन अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का यही मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट से हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से हम लोग देख सकते हैं कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या उसकी ज्योमेट्री होगी और किस टाइप की वो प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये है कि जो लिगेंड्स होते हैं इनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो कंबाइन करेंगे। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो लुईस बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकते और वो मेटल के साथ कंबाइन नहीं कर सकते।
अब ये जो लिगेंड्स हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, तो एक होते हैं, इनको हम लोग डिवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और एक होते हैं वीक फील्ड। तो मैंने कल भी बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा देते हैं और इनकी फील्ड जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। ओके, आई वाज टेलिंग अबाउट, मैं एक्सप्लेन कर रहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स को। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कैसे लिगेंड्स होते हैं? ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की कोशिश करते हैं। वेयर एज वीक फील्ड लिगेंड ऐसे टाइप के लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करते हैं। ठीक है, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कार्बन के लिगेंड्स, नाइट्रोजन के लिगेंड्स इसमें आते हैं। वेयर एज लिगेंड जैसे हेलोजन, एक्स नेगेटिव, एंड ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं जैसे ऑक्सीजन, ऑक्साइड, वाटर, सल्फाइड, H2S, SO2, SO3, SO4, they all are considered as weak field ligand। तो ये हमारे होगा weak field ligand। और जो strong field ligand होते हैं वो पेयरिंग कर लेते हैं, जैसे कार्बन के ligand नाइट्रोजन के होंगे, तो यहाँ पे बेस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्राइल CN नेगेटिव, and ethylene diamine ammonia is a strong field ligand, and methylamine। ठीक है, और भी बहुत सारे होते होंगे, वो सारे यहाँ पे आते हैं। ऑक्सिलेट इसमें आता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेके अटैच कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन कम ही है, लेकिन बहुत यूजुअली है। ठीक है, कुछ ही हैं बट सारे कार्बन नाइट्रोजन वाले ही होंगे वीक फील्ड, लेकिन में हेलोजन्स या चार्कोजन्स यहाँ पे जनरली दिखाई देंगे। सो जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी होती है पेयरिंग करने की, तो वो पेयर अप कर देते हैं और फिर जो खाली हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल जाती है। दूसरा क्या है कि बट हाँ, लेकिन पेयरिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हंस रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। अब वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो पेयरिंग करते नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि वो पेयरिंग करें या ना करें। सो दे लीव द इलेक्ट्रॉन एज इट इज। पेयरिंग नहीं होगी तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। नाउ वी हैव अ फ्यू कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं। एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, लो स्पिन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं होता है। हाई स्पिन में क्या होता है, मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। काफी सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे, काफ़ी कम होता है, पहली चीज़। और जो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली बनाए जाते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं generate low spin complexes। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करते नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन है, हेलोजन है या चाल्कोजेंस के जो भी लिगेंड्स हैं वो कभी भी पेयरिंग करेंगे नहीं। अगर वो पेयरिंग नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो उनका जो स्पिन आएगा वो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो पहली चीज़ ये हो गई। एक होता है इनर कॉम्प्लेक्सेस और आउटर कॉम्प्लेक्सेस, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। मैं ये क्वेश्चन अभी कराता हूँ लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ये भी बात कर लें। इनर कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं और आउटर कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। इनर कॉम्प्लेक्सेस वो वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन करते हुए अगर इनर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो उसे हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स करेंगे। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है D2sp3 और DsP2। वैसे DsP2 टेट्राहेड्रल है, तो जैसे ऑक्टाहेड्रल तो उसमें दो तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 और D2sp3। जब पहले वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, अंदर वाला अगर वो आगे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस। और आउटर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं when outer d orbital is used in hybridization। तो आउटर ऑर्बिटल अगर यूज हो रहा है, मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ रही है और डी ऑर्बिटल पीछे वाला यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्सेस करेंगे, मतलब डी बाहर की साइड पे है। और जब डी अंदर की साइड पे है तो उसे हम लोग इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दो तरीके के कॉम्प्लेक्स मैंने तुम्हें बता दिए। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, COCN6 3 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसका कॉम्प्लेक्स बताना है। हमें बताना है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, क्या उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो सारी की सारी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें यहाँ पे दिखानी है। तो पहली चीज क्या है, COCN6 3 नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो ज्योमेट्री तो ऑटोमेटिकली हमें पता ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है। और हमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसकी नहीं पता है। तो वी विल फाइंड आउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन वन बाय वन। तो सबसे पहले कोबाल्ट है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने बैठेंगे तो ये आएगा AR3D74S2। नाउ यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 की, सो ये हो जाएगा AR3D64S2। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम लोग क्या बना लेंगे, पहले हम लोग ऑर्बिटल्स बना लेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन से चले ही गए थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग हंड्स लगाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट कि लिगेंड कौन सा है। जो लिगेंड ऐड हो रहा है वो साइनाइड है, एंड साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो साइनाइड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा,
पेयर अप कर देगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉन उतने बचेंगे नहीं, तो अब इसको हम लोग ऐसे कर दे पेयरिंग कर देते हैं। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अब वो पेयर हो गए। तो एक दो ये तो पेयर पहले से था, इनका पेयरिंग हो गया, इनका पेयरिंग हो गया। अब ऑर्बिटल्स कौन से बचे हैं? 2 डी के बचे हैं, एक एस का बचा है, एक पी का बचा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली आएगी sp3d2। तो अब हम लोग साइनाइड के इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिख नहीं रहा, दूसरा कलर स्ट्रॉन्ग कलर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 3 साइनाइड्स हैं इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। 3 इधर p ऑर्बिटल में, एक s ऑर्बिटल में एंड 2 d ऑर्बिटल में। इस तरीके से हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से पहली चीज़ क्या आती है कि ये जो कंपाउंड है, सबसे पहले हमें पता चलेगा पहला कंपाउंड क्या है कि ये ऑक्टाहेड्रल है, जो कि हमें पहले ही पता चल गया था, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो d2 बाहर वाला डी ऑर्बिटल नहीं, सॉरी, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैंने उल्टी लिख दी। तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हुआ? इनर कॉम्प्लेक्स है ये। अब इनर कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है कि लो स्पिन है और हाई स्पिन है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये कौन सा हो गया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बाद पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के बाद इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्वियसली क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। So this is the maximum amount of information that we can extract from this complex. तो इस कॉम्प्लेक्स से जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने निकाल ली है। कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, इनर कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, फिर मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट जीरो होगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग CuNO2 6 का करने की कोशिश करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। सो लेट अस फाइंड आउट कि क्या है। तो पहली चीज़ क्या है? कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री ऑब्वियसली क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। नो अदर ज्योमेट्री इज पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा क्या है कि कोबाल्ट के पास यहाँ पे 27 नंबर होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन AR3D7 4S2। अब जब वो कोबाल्ट 3+ बनाएगा, बट इसमें कोबाल्ट 3+ नहीं है। NO2 नेगेटिव होगा, -6 प्लस -4, -6 में आ जाके +4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? कोबाल्ट की +2 आ रही है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बन जाएगा 3D7 4S2। नाउ इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो अब मैं पहले सबसे पहले क्या बनाता हूँ? इनके ऑर्बिटल्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग ये हो गया 3D7 4S0 एंड 4P। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या होता है कि NO2 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड अगेन। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये पेयरिंग करेगा,
it will pair up the electrons। तो चलो पहले पेयर अप करने कर देते हैं, ब्लू कलर से बनाता हूँ। ये तो ऑलरेडी पेयर थे, दो पेयर हो जाएंगे, एक अनपेड फिर भी रह जाएगा। अब ये अनपेड रह गया तो यहाँ पे हमारे पास कितने डी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल है। और कितने चाहिए, 6 लिगेंड चाहिए, तो एक तीन चार पाँच ही हो गए। पाँच होंगे तो बाहर वाला एक ऑर्बिटल हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो ये हो गया 5s, यहाँ पे आ जाएगा। 4s था, 4p था, यहाँ पे 3d था। अब 3d के आगे क्या क्या बचा, एक 5s ऑर्बिटल बचा। ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, ठीक है, और एस ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो जनरली एस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा। जब मेटल के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं, जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो डी ऑर्बिटल में आते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद विल गेट दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉन थे वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब 4s में इसलिए नहीं जा रहा ना, वहाँ पे डी ऑर्बिटल के पास अब देखो ये भी खाली है और ये भी खाली है, तो वो यहाँ पे क्यों जाएगा? वो तो पहले से स्टेबल है, वो डायरेक्टली 5s में जाता है क्योंकि यहाँ पे D2sp3 ये जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो 6 ऑर्बिटल हैं ये अवेलेबल हो जाए। नहीं तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D sp3d, ठीक है। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है, या D sp3s ऐसी हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली करवाना पड़ेगा, और डी ऑर्बिटल खाली होगा तो वो बाहर वाले एस ऑर्बिटल में जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मेटल के जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं, और लिगेंड के ऑर्बिटल जाते हैं तो डी ऑर्बिटल। तो इससे ऊपर डी ऑर्बिटल है, लेकिन वो डी ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा एस ऑर्बिटल में। क्या? हाँ 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 हाँ। पेयर अप नहीं होगा मतलब? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्वेश्चन। NO2 तो सिंगल लिगेंड होगा, लेकिन एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना देता है वो, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब हम लोग इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक इधर जाएगा, पहला NO2, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी आई है? जो ओवरऑल हमारी आ रही है वो आ रही है D2sp3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अब D2sp3 है, सिंस डी ऑर्बिटल अंदर वाला यूज हुआ है तो ये जो कंपाउंड है वो है, पहली चीज, ऑक्टाहेड्रल, जो कि हमें ऑलरेडी ही पता था कि ये कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है। दूसरी चीज ये इनर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो इनर वाला यूज हुआ है। फिर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एस NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया, तो ये आ जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये
पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास क्या है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालेंगे तो 1 × 1 + 1 मतलब 1 × 1 + 2, डायपोल मोमेंट आएगी 1.73 के आसपास में जाएगी इसकी। तो ये 6 चीज़ें हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इंटरेस्टिंग केस क्यों है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हें और को भी कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बचा हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5s क्या है, एक बहुत ही हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है और वहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 5s ऑर्बिटल, वो क्या होगा कि एक नया शेल है और वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से मेटल उसको अच्छे से अटेन या रिटेन नहीं कर पाएगा और वो क्या होगा, जल्दी से निकल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि CONO2 जगह है यहाँ, तो CONO2 6 4 नेगेटिव इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। इट रेडिली loses its electron present in 5s ऑर्बिटल। तो 5s ऑर्बिटल जो कि क्या है, न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि पहले वो 4s ऑर्बिटल में था, एक डिफरेंट शेल था। अब किस में पहुंच गया, 5s ऑर्बिटल में चला गया, जो कि एक अलग ही शेल है। और अगर एक शेल इंक्रीज हो जाता है तो साइज मेटल का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो बाहर तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से पहुंचेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मतलब क्या हो गया, इट गेट ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे को रिड्यूस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑब्वियसली दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो किस तरीके का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऐसे लिख दिया एजेंट, ठीक है। और जब ये लूज कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, CONO2 6 3 नेगेटिव, और ये जो 3 नेगेटिव कंपाउंड है ये काफी हद तक स्टेबल होगा। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, CONO2 6 4 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा CONO2 6 3 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। और ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबल है और ये वाला कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल। तो ये वाला जो CONO2 6 3 नेगेटिव है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है। इसका तुम जैसे अभी बनाया वैसे ही करना है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3 है, +3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो 6 के 6 पेयर हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3, और उसके बाद तुम्हें सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। इनर कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। तो इसको करके देखना, बना के देखना कि कैसे तुम्हारा बनता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में, ठीक है। तो आउटर कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे जो d ऑर्बिटल है तो आउटर शेल का जो d ऑर्बिटल है वो वहाँ पे यूज होता है। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। तो sp3d2 हमेशा क्या होता है, आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, एंड d2sp3 इज इनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर d ऑर्बिटल पहले आता है तो वो इनर कॉम्प्लेक्स है, और d ऑर्बिटल अगर बाद में आता है तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स
तो CuF6 3 नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो वी अगेन हैव कोबाल्ट। कोबाल्ट में कितना एटॉमिक नंबर होता है 27। इसका कॉन्फ़िगरेशन Ar3D74S0। ये कॉम्प्लेक्स होने के बाद कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आएगा। 3D6 4S2 आएगा। F6 फ्लोराइड इज वीक फील्ड अगेन। वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो पेयरिंग नहीं करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, लेट अस फाइंड आउट। तो ये हो गया 3D, ये है 4S, ये 4P है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के लिए आगे d ऑर्बिटल खाली होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग लिगेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फ्लोराइड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज इट इज रह जाएंगे। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब कितने फ्लोरीन है, 6 हैं, तो एक इधर डालेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक ने इधर डाला। तो ये तो हो गए, 3 इधर हैं, 2 इधर है और एक इधर है। ओवरऑल कितने हो गए, 6 फ्लोराइड एटम्स हो गए जो कि कॉम्प्लेक्स में बन जाएंगे। तो इस बेसिस पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो आ रही है sp3d2। तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। तो ऑब्वियसली इससे ज्योमेट्री क्या मिलेगी, ज्योमेट्री मिलेगी इससे ऑक्टाहेड्रल, जो कि हमें ऑलरेडी पता थी क्योंकि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल के अलावा कोई और ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, तो कॉम्प्लेक्स है आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर का डी ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये हो गया आउटर कॉम्प्लेक्स। आउटर कॉम्प्लेक्स के अलावा ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इसने पेयरिंग करी नहीं, पेयरिंग नहीं करी तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। इनका स्पिन कितना आ जाएगा, 2k बोला जाएगा। तो स्पिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 इंटू हाफ मतलब 2। तो स्पिन क्या है, 2k इक्वल है। स्पिन की वैल्यू ज़्यादा है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इट हैज़ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, अंडर रूट 4 इंटू 4+2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 25 के आसपास आ रहा है। तो वैल्यू कितनी होगी, 5 के पास होगी, मतलब 4.9 के आसपास होगी। तो इसकी डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो है 4.9। अब दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O5NO, इसको तुम लोग करके देखना। जो H2 है वो वीक फील्ड लिगेंड है और NO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
तो इसमें से तुम्हें पता चल जाएगा, तुम करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या आएगा। Fe की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D6S2, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 2 इधर से जाएंगे तो D5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे। अब D5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे। छोड़ो, इसको नहीं करा रहा मैं, इससे नीचे वाला कराता हूँ, कॉपर वाला, वो इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। CuNH3 4 मिनट है, मैं जल्दी से खत्म कराता हूँ। CuNH3 4 2 प्लस है, तो CuNH3 4 2 प्लस है तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 प्लस है। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, 4D10, 3D10, 4s2, 1। अब कॉपर 2 प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3D9 हो जाएगी। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पेयरिंग करेगा, लेकिन पेयरिंग के लिए कुछ है नहीं तो पेयरिंग होगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे 3D9 है, 3D9 में एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसकी पेयरिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है कि s ऑर्बिटल यहाँ पे है, p ऑर्बिटल यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे क्या है, एक 5s ऑर्बिटल है। ये जो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये जाके कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाएगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगी वो मिल जाएगी DsP2 की, DsP2 की। और DsP2 की जो क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी वो हमें देगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉपर टेट्रामीन स्क्वायर प्लेनर इन नेचर। तो एक इधर आएगा, 2 3 4। तो कॉपर टेट्रामीन अगर मैं बनाना चाहूँगा तो वो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ भाग गया, 5s में भाग गया। तो ये इट इज़ नॉट मच स्टेबल, बहुत स्टेबल तो नहीं होता है क्योंकि इसके पास क्या है, हाई एनर्जी का एक इलेक्ट्रॉन है जो कि जल्दी से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बस ये बन गया। अब इसमें लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं है, वैसे है तो ये लो स्पिन ही। लो स्पिन क्यों है, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आउटर और इनर ऑर्बिटल का केस ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होता है, D2sp3 या sp3d2 वहीं यूज होती है। तो यहाँ पे आउटर और इनर कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इसकी ज़रूर होगी 1.73, और ये कंपाउंड होगा पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, बस इतना ही हमें जानना है। और हाँ, अच्छा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 5s में नहीं गया क्योंकि यहाँ पे एक खाली इलेक्ट्रॉन है तो जगह है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पर्पल वाला वो यहाँ पे चला जाता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक खाली ऑर्बिटल है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ESR और एक्सरे का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, और इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कहाँ पे होता है, 4p Z ऑर्बिटल में होता है। ठीक, इसके बाद लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। और फिर मोस्ट प्रोबेबली नई लिमिटेशन को अभी जल्दी से मैं बता देता हूँ और चैप्टर खत्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे जो वीक पॉइंट वीबीटी का था कि वीबीटी ने ये नहीं बताया था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है या कौन सा लिगेंड वीक फील्ड होता है। ये मैंने तुम्हें बताया है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि वीक फील्ड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है। वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमें पता चलेगा D2sp3 कॉन्फिग्रेशन है या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का, ये वीबीटी नहीं बताता है, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें पता चलता है। ये नहीं बताता कि पेयरिंग क्यों हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर है तो वो पेयरिंग क्यों कर रहा है, वीक फील्ड है तो वो पेयरिंग क्यों कर रहा है, ये नहीं बताता। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्लियरली बताती है कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये मैग्नेट फ्रॉम दिस थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो ये जनरली बता देता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हो सकता है, या पैरामैग्नेटिक और ज़्यादा मैग्नेटिक हो सकता है। ये सारी चीज़ें मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये इसने नहीं बताया ज़्यादा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कॉपर के ये जो दो कॉम्प्लेक्सेस हैं क्रोमियम के, D9 या D4 वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें होती है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों होती है, ये वीबीटी की थ्योरी के हिसाब से हमें नहीं बताता। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तो ऑब्वियसली इसने नहीं बताया है, और ये हाँ रिएक्शन रेट्स और इसके मैकेनिज्म के बारे में भी नहीं बता सकता, और इसने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि कॉपर टेट्रामीन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो जो भी आगे की थ्योरीज आएंगी जैसे CFT, लिगेंड थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वो सारा ऑब्वियसली आगे वाले साइंटिस्ट ने बताया था, इसकी ये लिमिटेशन हो गई कि इसने नहीं बताया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये सब कुछ बता दे और एकदम परफेक्ट थ्योरी हो, तो ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसमें से जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आगे वाली थ्योरी ने बताए थे, तो ये वाली थ्योरी नहीं बता पाई है, तो इसलिए इसके ये सारे लिमिटेशंस हैं। नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, तीन चार लिमिटेशन याद करनी है कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के बारे में नहीं बताया, कौन सा लेकिन वीक फील्ड होगा, कौन सा लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और वो क्यों होगा ये भी नहीं बता पाता। मैग्नेटिक मूवमेंट तो ये बताता है, लेकिन उसका इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेंज होगी, ये नहीं बताता। फिर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं बता सकता, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं बता सकता कि अगर इस कॉम्प्लेक्स में ये वाला लाइट जा रही है तो इसका कलर क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब यहाँ पे यही है कि वो कौन सा कलर शो कर रहा है। तो कोई कॉम्प्लेक्स रेड कलर का है तो वो रेड कलर का क्यों है, कोई कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का क्यों है। ये वीबीटी नहीं बताती, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फिर ये मैकेनिज्म भी नहीं बता पाता कि ये किस टाइप के मैकेनिज्म से, ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये डील ही नहीं करता। और ये कॉपर टेट्रामीन का स्ट्रक्चर भी गलत बताता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग ये sp3 होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन आता क्या है और स्क्वायर प्लेनर आता है, क्योंकि जो d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, जो कि ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ये नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। CFT हम सिलेबस में नहीं है तो